राजा अपने प्रिय को खो देने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। उसके दिल में ऐसा दर्द बस गया कि वो निराशा के अंधेरे में डूब गया। दुख ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था और वो जीवन से जैसे विरक्त हो चुका है। पूरे 7 वर्षों तक उसने किसी भी स्त्री को छुआ तक नहीं। उसका मन केवल बीते हुए प्रेम में अटका रहा। इसी पीड़ा में उसने एक कठोर आदेश जारी कर दिया। पूरे राज्य में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजा के इस आदेश का असर ऐसा हुआ कि इन 7 सालों में राज्य में एक भी शादी नहीं हुई। खुशियों के द्वार मानो बंद हो गए और हर घर में उदासी छा गई। इसी दौरान शाही वैद्य ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने राजा की चाय में एक विशेष औषधि मिला दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि मरते हुए बूढ़े व्यक्ति में भी नई ऊर्जा जगा सकती है। वैद्य ने लाना नाम की एक स्त्री को भी व्यवस्था के तहत भेजा, जो शयन कक्ष की कलाओं के लिए जानी जाती है। सब कुछ बहुत सावधानी और गोपनीयता से किया गया। लाना ने पूरे सम्मान के साथ राजा के लिए चाय तैयार की। वातावरण शांत है, लेकिन आने वाले तूफान की आहट उसमें छिपी हुई है। राजा ने जैसे ही चाय का एक घूंट लिया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके शरीर में बदलाव आने लगे। वैद्य की योजना सफल हो चुकी है। लाना ने तुरंत राजा का वस्त्र उतारने में उनकी सहायता की। औषधि अपना पूरा प्रभाव दिखाने लगी और राजा स्वयं को संभाल ही नहीं पा रहा है। वैद्य ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसी पल राजा की दृष्टि सामने खड़ी स्त्री पर पड़ी और वो चौंक गया। ये तो रानी नहीं है। क्रोध में भरकर राजा ने अपनी तलवार खींच ली और उस स्त्री पर वार कर दिया। लाना जमीन पर गिर पड़ी, लहूलुहान। राजा गुस्से से कांप रहा है। उसने दहाड़ते हुए पूछा, ये सब किसकी साजिश है? लाना किसी तरह वहां से भाग निकली। तभी वैद्य आगे आया। राजा ने तलवार उसकी ओर घुमा दी और उससे सच पूछने लगा। वैद्य ने कांपती आवाज में कहा, उसने ये सब केवल राजवंश की रक्त रेखा को आगे बढ़ाने के लिए किया है। राजा क्रोध में तलवार उठाकर वार करने ही वाला था, तभी एक तेज आकृति बीच में आ गई। वो है शिनान, राजा का विश्वस्त सलाहकार। शिनान ने राजा से अतीत को छोड़ने की विनती की। उसने कहा कि विवाह प्रतिबंध हटाया जाए और नए उपपत्नी स्वीकार कर राज्य में शांति लाई जाए। वो समय याद आया जब राजा युवराज था। वो अपनी रानी से गहरा प्रेम करता था। उसने वचन दिया था कि वो जीवन भर किसी और स्त्री को नहीं अपनाएगा। रानी ने एक बार उनसे कहा था कि वो भविष्य का राजा है, इसीलिए उसे अपनी कमजोरियां प्रकट नहीं करनी चाहिए। जैसे झील ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर सड़ सकती है। उसने कहा कि वह खुद उस झील की तरह है, अकेली, सहारे के बिना और किसी तूफान में बह जाने के लिए अभिशप्त। शायद युवराज ने तब उसकी बातों का अर्थ नहीं समझा। जब वे अलग हुए, वास्तव में वो उससे विदा ले रही थी। उसने कहा कि अगर वो कभी चली जाए तो उसके लिए राजा शोक ना करे, बल्कि अच्छा जीवन जिए। दोनों ने साथ रहने का वादा किया, लेकिन रानी ने उंगली पकड़कर कसम नहीं खाई। उसने बस प्यार से युवराज के हाथों को चूमकर विदा ली। युवराज ने इसे उसकी अनिच्छा समझा और टूटे दिल से चला गया। कुछ ही समय बाद महल से खबर आई, रानी की मृत्यु हो चुकी है। कहा गया कि उसकी मृत्यु उसके परिवार के पतन से जुड़े एक अपराध की वजह से हुई है। राजा ने आखिरी बार अपनी प्रिय रानी को बाहों में लिया। उसी दिन से उसने दोबारा विवाह नहीं किया। सच्चाई ये थी कि रानी की हत्या 7 साल पहले कर दी गई थी और उसका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। इसी वजह से राज्य के अनेक युवक युवतियां दुख में जीने लगे, विवाह न कर पाने की पीड़ा को सहते हुए। इन्हीं में से एक थी सोरांग, एक भविष्यवक्ता जो विवाह प्रतिबंध के बावजूद गुप्त रूप से मेल कराने का काम करती है। वो छुपकर विवाह भी करवाती है। उसका काम खूब फल फूल रहा है और हर बार पकड़े जाने से बच निकलती है। युवक अक्सर मजाक में कहते, जब कुंवारे ही रहना है तो पैसे बचाने का क्या फायदा। सोरांग मुस्कुरा कर कहती कि अगर लोग राज रखना जानते हो तो शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं। एक दिन सोरांग ने जल्दी जल्दी अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ा और शाही निरीक्षकों के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गई। उसके मन में राजधानी में एक शादी एजेंसी खोलने का सपना है। अपने दादा के साथ मिलकर उसने एक बेहतरीन जगह ढूंढ ली और उसका नाम रखा लव पवेलियन। मकान मालिक को डर है कि कहीं विवाह प्रतिबंध का उल्लंघन ना हो जाए, इसीलिए वो हिचकिचा रहा है। लेकिन सोरांग ने उसे भरोसा दिलाया
कि पैसे से हर समस्या का हल हो सकता है। आखिरकार दोनों के बीच सौदा तय हो गया। सोरांग हंसते हुए कहती है, जब लोगों को शादी करने की इजाजत ही नहीं है तो वे भविष्य की बात कैसे करें। उधर राज्य में अफवाह फैलने लगी कि राजा विवाह करने में असमर्थ है। मंत्री लगातार उसे विवाह प्रतिबंध हटाने की विनती कर रहे हैं। सिर दर्द से परेशान राजा ने कहा कि वो इसी वर्ष इस प्रतिबंध को हटाने पर विचार करेंगे। राजा को अक्सर रानी के सपने आते हैं। वो खुद को उसकी मौत का दोषी मानता है। नींद से जागते ही वो बेचैनी में उसे ढूंढने लगता है। आसपास की स्त्रियां उसे समझाती है कि वो आगे बढ़े और आखिरकार विवाह प्रतिबंध हटा दे। ये प्रतिबंध अब 3 वर्षों से चला रहा है। इधर सोरांग का लव पवेलियन खूब फल फूल रहा है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसने एक आकर्षक काम करने वाली भी रख लिया है। इस जगह के पीछे की सच्चाई जानने के लिए राजा का एक करीबी मित्र भेष बदलकर लव पवेलियन पहुंचा। जब उसने सुना कि सोरांग खुद को मेल मिलाप का विशेषज्ञ बताती है तो वो सतर्क हो गया। उधर अधिकारी भी प्रतिबंध से जुड़ी खबरें फैलाने लगा। उसी समय सोरांग प्रस्तुति दे रही थी। एक मेहमान ने अचानक राजा का जिक्र कर दिया। घबराकर सोरांग भागने लगी, लेकिन गलती से एक रहस्यमय व्यक्ति से टकरा गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो जांचकर्ताओं में से एक है। वो जान बचाकर भाग निकली। अजीब संजोग है कि उसी समय राजा भी उसका पीछा कर रहा है। इस बार सोरांग पूरी तरह सन्न रह गई। सामने जो स्त्री है वो जोसियन की सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ता मानी जाती है। उस स्त्री ने केवल एक नजर में राजा को देखा और बता दिया कि उसके चारों ओर भटकती आत्माओं की ऊर्जा है। सोरांग ने राजा से पूछा, क्या आपको रात में नींद नहीं आती? क्या कभी कभी आपको आवाजें सुनाई देती है? राजा स्तब्ध रह गया। हर लक्षण बिल्कुल सही है। राजा ने आदेश दिया कि वो रानी की आत्मा को बुलाए। सोरांग ने कहा कि रानी की आत्मा बहुत पहले ही इस संसार से जा चुकी है। राजा ने क्रोध में कहा, अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो अपना आखिरी भोजन करने चली जाए। जान के डर से सोरांग ने अभियान शुरू कर दिया। उसने शरीर को मोड़ते हुए खुद को अविष्ट दिखाया। अपने अभिनय के जरिए उसने रानी का दुख व्यक्त किया कि वो अब भी राजा को याद करती है। उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ और वो इस लोक में ही भटक रही है। भावनाओं से टूटे राजा ने सोरांग के पास आकर उसका हाथ थाम लिया, मानो अपनी प्रिय पत्नी की आत्मा को छू रहा हो। तभी सोरांग किरदार से बाहर आकर कहा, आपकी पत्नी जा चुकी है। राजा उसे अविश्वास से देखने लगा। उसने आदेश दिया कि सोरांग महल में ही रहे ताकि वो जब चाहे रानी को देख सके। उसका सेवक शिनान सोरांग को महल में उसके नए निवास तक ले गया। जब वे पुल पार कर रहे थे तो आकाश से आड़ू के फूल गिरने लगे। महल में टहलते हुए राजा की नजर पुल पर खड़ी सोरांग पर पड़ी। क्षणिक भ्रम में उसने उसे रानी समझ लिया और सीधे उसकी ओर बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। शिनान ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। काफी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो उसकी दिवंगत पत्नी नहीं है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने इसे गलतफहमी बताकर टाल दिया। अगले दिन सोरांग अपने सामान को समेटने और स्थायी रूप से महल में रहने की तैयारी करने के लिए लव पवेलियन लौटी। उसके सहकर्मी उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। अब वे रोज राजा से मिल सकेगी, लेकिन सोरांग के दिल में डर भरा हुआ है। उसे लगातार राजा को धोखा देना होगा, रानी बनकर अभिनय करना होगा। विवाह प्रतिबंध का अंत शायद अब उसी के अभिनय पर निर्भर है। महल में अपने पहले ही दिन सोरांग का पांव फिसल गया और वो औंधे मुंह जमीन से चिपक गई, मानो फर्श को गले लगा लिया हो। ये दृश्य देखकर महल का प्रधान सेवक बुरी तरह नाराज हो गया। उसने सोरांग को डांटते हुए कहा कि अब वो महल की मर्यादा में ठीक से चला करे। अब जब वो राजा की निजी दासी बन चुकी है तो उसे महल के कड़े प्रशिक्षण से भी गुजरना पड़ा। शाम को भोजन के समय सोरांग राजा के पास खड़ी होकर उनकी सेवा कर रही है। मेज पर सजे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर उसका पेट जोर से गुर्राने लगा। ये आवाज इतनी साफ है कि पहले से ही भूख न रखने वाले राजा का खाने से मन ही उठ गया। उसने तुरंत सबको बाहर जाने का आदेश दिया, बस सोरांग को वहीं रुकने दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। घबराहट में सोरांग अचानक बोल पड़ी, मैं आपकी निजी सेविका हूँ। अपनी भूमिका निभाते हुए उसने समझाया कि भटकती आत्माओं की ऊर्जा दूर करने के लिए बहुत शारीरिक शक्ति लगती है, इसीलिए उसे जल्दी भूख लग जाती है। फिर रानी की तरह अभिनय करते हुए उसने कहा, मुझे भूख लगी है। राजा चौंक गया। क्या हम साथ खाना खाएं? उसने पूछा। लेकिन ये सुनते ही राजकुमारी भूखी है,
राजा ने जिद की कि सोरांग उसके साथ भोजन करे। सोरांग ने कोई संकोच नहीं किया। उसने खुलकर और मजे से खाना खाया। उसका ये अंदाज देखकर राजा को बहुत हंसी आई। भोजन के बाद सोरांग ने झुककर राजा को प्रणाम किया। हैरानी की बात यह है कि राजा ने भी शाही अंदाज में हाथ हिलाकर उसका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधान सेवक यह देखकर दंग रह गया कि सारा खाना खत्म हो चुका है। उस रात भी राजा को नींद नहीं आई। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। उसने सोरांग को बुलवाया और पूछा कि क्या वो इन आवाजों को दूर कर सकती है। सोरांग ने कहा कि अक्सर ऐसी आवाजें शरीर की कमजोरी की वजह से होता है। राजा को यह बात जमी नहीं। उसने शिनान को बुलाया और उसे लंबे समय बाद अभ्यास के लिए द्वंद्व युद्ध करने को कहा। राजा ने साफ कहा कि उस पर जरा भी रहम ना करे। शिनान ने उत्तर दिया, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको हरा नहीं सकता। दोनों का मुकाबला बेहद रोमांचक था। सोरांग उन्हें ध्यान से देखती रही और पूरी तरह मोहित हो गई। तभी जैसे ही राजा अपनी कला दिखाने वाला था, वो खुद ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। शिनान तुरंत उसे उठाने दौड़ा, लेकिन राजा ने झिझकते हुए खुद ही खड़े होने की कोशिश की। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या कहे। उसने बात को हल्के में लेते हुए कहा, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। फिर उसने सोरांग को अपने साथ चलने का इशारा किया। चलते चलते राजा ने सोरांग से स्वीकार किया कि वो कुछ समय से खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। राजा को प्रेरित करने के इरादे से सोरांग ने शिनान की तारीफ कर दी और कहा कि उसकी देह भंगिमा ज्यादा मजबूत और पुरुषोचित है। राजा ने उसे छेड़ते हुए कहा कि उसकी पसंद बहुत खराब है। फिर उसने गर्व से अपना शरीर दिखाया, जिसे देखकर सोरांग पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उस रात उसे लगा कि शायद अब उसे भी नींद नहीं आएगी। बाद में राजा खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगा और ऐसा लगा मानो उसने रानी को देख लिया हो। उसकी अनिद्रा और भी बढ़ गई और फिर से सोरांग को बुला लिया। साफ है वो रानी को बेहद याद कर रहे हैं। सोरांग ने धीरे से कहा, मैं क्या उन्हें फिर से बुला दूं? दुख में डूबा हुआ राजा उस कल्पित आत्मा से फुसफुसाते हुए बोला कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो खुद को समझाता रहा कि उसे मजबूत बने रहना है, हार नहीं माननी है। रानी की आत्मा ने उसे धैर्य से रहने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर धीरे धीरे ओझल हो गई। राजा एक बार फिर टूट गया। सोरांग खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर राजा के आंसू हल्के से पोंछ दिए। उस रात राजा को आखिरकार गहरी नींद आ गई, लेकिन सोरांग विचारों में डूबी रही। क्या उसे हमेशा उसकी स्त्री की परछाई बनकर जीना होगा, जिसे राजा कभी भूल नहीं सकता? उधर एक दुष्ट सौतेली माँ जो अपने बेटी के सुख की लालसा रखती है, ने हत्यारों को भेजा ताकि कुलीन महिला सिरिंग को चट्टान से धक्का देकर मार दिया जाए। विवाह समारोह से कुछ दिन पहले दूल्हा बनने वाला शिनान आम आदमी का वेश धरकर अपनी होने वाली दुल्हन को गुप्त रूप से देखने गया, लेकिन जिस लड़की से उसकी मुलाकात हुई वो उसे बहुत छोटी, अपरिपक्व लग रही है। अपनी दासियों के साथ हिंसक व्यवहार कर रही है। शिनान को तुरंत समझ आ गया कि ये वो स्त्री नहीं जिससे उसका विवाह तय हुआ है। जैसे ही शिनान वहां से जाने लगा, अचानक पेड़ों से फूल हवा में झरने लगे। उसने ऊपर देखा तो दूर खिड़की के पास एक सुंदर सी स्त्री दिखाई दी। उसी समय उसकी असली दुल्हन सोरांग, जो विवाह की तैयारी कर रही है, ने चावल की शराब का एक घूंट लिया और विवाह पत्र देखने लगी। उस पर दूल्हे का नाम लिखा है शिनान। सोरांग के मन में चिंता उठने लगी कि विवाह के बाद वो इस जटिल पारंपरिक संबंधों को कैसे संभालेगी। दयालु और कुलीन महिला सिरांग ने अपनी दासियों को कढ़ाईदार जूते भेंट किए। ये देखकर शिनांग के मन में खुशी हुई कि उसकी होने वाली पत्नी कितनी सौम्य और निस्वार्थ है। इतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। सोरांग ने भी खिड़की से बाहर कुछ संदिग्ध सा महसूस किया। एक दीवार के आर पार होते हुए भी वे एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर पा रहे हैं। आखिरकार विवाह का दिन आ गया। शिनान आनुष्ठानिक वस्त्रों में सज संवर कर विवाह संस्कार के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने दुल्हन की ओर नजर उठाई, उसे कुछ गड़बड़ लगी। दुल्हन बदल दी गई है। उसकी असली दुल्हन गायब है। जब धोखे का भांडा फोड़ हुआ तो नकली दुल्हन घबरा गई। उसी क्षण अधिकारी वहां पहुंच गए। पता चला कि राज्य में विवाह प्रतिबंध लागू हो चुका है और पूरा विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया। शिनान उस स्त्री से विवाह नहीं कर पाया जिसे वो प्रेम करता था और वर्षों तक अविवाहित रहा। लेकिन नियति ने अलग ही खेल रचा। कई साल बाद वे फिर मिले। तब तक सोरांग एक प्रसिद्ध शमन बन चुकी थी और राजा की निजी दरबार सेविका भी।
शिनान ने उसे देखते ही पुकार लिया, लेकिन सोरांग जानती है कि वो सच्चाई प्रकट नहीं कर सकती। उसने अपनी भावनाओं को मन के गहरे कोने में दफन कर दिया। जब राजा को फिर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी तो जांच के लिए शिनान ने ही सोरांग का नाम सुझाया। सोरांग महल के प्रांगण में दौड़ते हुए पहुंची और अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन में एक छेद दिखाई दिया। साफ है कि किसी ने जानबूझकर बांस की नली दबाई है ताकि अजीब आवाजें पैदा करके राजा को डराया जा सके। वो रिपोर्ट देने ही वाली थी कि उसके बालों में बंधी लाल डोरी गिर पड़ी। उधर राजा भी सोरांग की वापसी का इंतजार कर रहा है। उत्साह में भागती हुई सोरांग फिसल गई। राजा समय पर हट नहीं पाया और दोनों पानी में जा गिरे। सोरांग घबरा गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी पानी में एक आकृति उभरी और उसने सोरांग को बाहों में खींचकर बचा लिया। वो और कोई नहीं बल्कि शिनान था। तभी दोनों को याद आया कि सबसे जरूरी व्यक्ति राजा अभी भी गायब है। उसी पल वैद्य ने राजा को पानी से बाहर निकाल लिया। सौभाग्य से उन्हें कुछ नहीं हुआ था। सोरांग ने अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी, लेकिन राजा ने उसे दोष नहीं दिया। फिर उनकी नजर शिनान पर गई। खतरे की आहट से शिनान असहज हो उठा। शिनान ने राजा को सहारा देकर महल लौटाया। रास्ते में राजा ने मजाक में कहा कि शिनान कर्तव्य से ज्यादा सुंदरता को तरहीज देता है। इधर सोरांग गीले कपड़े बदले बिना ही भोजन की सेवा करने आ गई, जिससे शिनान की चिंता और बढ़ गई। राजा ने खाते समय सोरांग को उसका भीगा और निर्वस्त्र ऊपरी शरीर देखकर अजीब लगा, लेकिन राजा उससे भी ज्यादा संकोच में है, खासकर तब जब सोरांग ने उसके सुगठित कलात्मक शरीर की तारीफ कर दी। वो अनायास ही उसकी प्रशंसा कर बैठी। सोरांग की बातों से प्रसन्न होकर राजा मुस्कुराया और उसे मुड़ने को कहा ताकि वो कपड़े बदल सके। उसने उसकी आंखों को ढकने के लिए लाल कपड़ा डाल दिया। कपड़े बदलने के बाद वे सोने की तैयारी करने लगे। राजा को नींद नहीं आ रही तो सोरांग उसे कुछ देर बातें करती रही। धीरे धीरे वो सो गया। सपनों में उसने फिर रानी को देखा। विरह में डूबकर उसने उसे भावुकता से चूम लिया, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसने पाया कि वो सोरांग के होंठ थे। राजा पूरी तरह घबरा गया। गनीमत थी कि सोरांग आंखें खोलकर सोती है। राजा ने उसे धीरे से अलग किया और शिनान को आदेश दिया कि वो उसे बाहर ले जाए। सोती हुई सोरांग को देखते हुए शिनान को याद आया कि पहले उसने उसे मुंह से सांस देकर बचाया था। अब वो समझ नहीं पा रहा कि वो उसका सामना कैसे करेगा। उधर राजा उस चुंबन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। वो खुद को समझाता रहा कि यह बस एक भूल थी। शिनान को एहसास हो गया कि वो सचमुच सोरांग से प्रेम करने लगा है। राजा, शिनान और सोरांग के बीच ये प्रेम त्रिकोण अब और भी जटिल होने वाला है। राजा को विवाह प्रतिबंध हटाने के लिए मनाने के उद्देश्य से सोरांग उसके पास प्रेम और दाम्पत्य पर लिखी एक प्रतिबंधित पुस्तक ले आई। राजा ने पुस्तक देखते ही क्रोध में आकर उसे कमरे के कोने में फेंक दिया। सोरांग तुरंत वहां से निकल गई। शिनान ने पूछा कि क्या पुस्तक का कोई असर हुआ। सोरांग का चेहरा देखकर वो साफ समझ गया कि योजना विफल हो गई। बाद में सोरांग ने वो पुस्तक दूसरों में बांट दी। वैद्य ने ये कहकर लेने से मना कर दिया कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं। आखिरकार सोरांग ने एक पुस्तक शिनान को दे दी। वो हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने उसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच रानी दाजागर ने वैद्य को आदेश दिया कि वो राजा के लिए एक विशेष जड़ी बूटी वाला टॉनिक लाए जो उसे फिर से स्फूर्ति दे सके। राजा ने जैसे ही उसका एक घूंट लिया, उसके शरीर में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उसने तुरंत वैद्य को बाहर जाने का आदेश दिया। तभी उसकी नजर पास पड़ी उस किताब पर गई। उत्सुकतावश उसने उसे उठा लिया और पलटकर देखने लगा। आश्चर्य की बात यह है कि वो किताब उसे काफी दिलचस्प लगने लगी और उसने उसे अपने पास ही रख लिया। उधर शिनान की हालत भी कुछ अलग नहीं है। वो किताब पढ़ते पढ़ते इतना डूब गया कि उसका हमेशा शांत रहने वाला स्वभाव ही बदल गया। उसने ये तक स्वीकार कर लिया कि किताब पढ़ना शारीरिक रूप से भी थका देने वाला है। उसने तय किया कि वो सोरांग के साथ राजा से मिलने जाएगा। महल के बाग में राजा टहलने निकले। जोड़े में उड़ते पक्षियों को देखकर उनके मन में ईर्ष्या सी उठी। यहाँ तक कि पहरेदार भी खुलेआम इठलाते और छेड़खानी करते नजर आ रहे हैं। तभी उसकी नजर एक चमकीले लाल फूल पर पड़ी और उसका मन फिर उस किताब की कामुक तस्वीरों में उलझ गया। उसने खुद से कहा कि उसे मन को शुद्ध करना होगा। ये कहते हुए वो तलवारबाजी का अभ्यास करने निकल पड़ा ताकि दिमाग साफ हो सके।
उसी समय सोरांग और शिनान साथ साथ युद्ध अभ्यास कर रहे थे। सोरांग ने शिनान से पूछ लिया कि क्या उसने वो निजी किताब पढ़ी है। शिनान ने बेपरवाही से कहा, मर्दों के लिए ऐसी किताबें पढ़ना कोई अजीब बात नहीं है। सोरांग मुस्कुराकर बोली, जिसने भी उसे पढ़ा है सबने कहा कि उसे पढ़कर वे बेहद तृप्त महसूस करते हैं। तभी राजा वहां से गुजरा और दोनों को एक काफी संदिग्ध मुद्रा में देख लिया। राजा का चेहरा उतर गया और वो गुस्से में वहां से चला गया। उस रात जब सोरांग महल पहुंची तो उसने देखा कि कमरे में प्रेम कथाओं की किताबें सलीके से सजी हुई है। राजा ने जोर देकर कहा कि उसने हाल ही में उनमें से कोई भी नहीं पढ़ी है, लेकिन सोरांग को उस पर भरोसा नहीं हुआ और वो उससे सवाल करने लगी। किताब पढ़ते हुए सोरांग ने एक चित्र देखा और शरारत से राजा से पूछ लिया कि क्या उसके मन में भी कभी उसके बारे में ऐसे विचार आए हैं। राजा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वो बिना कुछ कहे उसे घूरता रहा। जैसे ही सोरांग जाने के लिए मुड़ी, राजा ने उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। रोशनी, माहौल, सब कुछ मानो प्रेम के लिए ही रचा गया हो। वे आमने सामने खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि पल भर में कुछ भी हो सकता है। सोरांग का चेहरा लाल हो गया। ये सब देखकर वैद्य को पूरा यकीन हो गया कि राजा सोरांग को पसंद करने लगा है। उसने तुरंत दोनों के साथ रहने की तैयारी शुरू कर दी। उसने भोजन मंगवाया, सोरांग के लिए सौंदर्य उपचार की व्यवस्था की, उसका साज श्रृंगार करवाया और उसे भव्य लाल वस्त्र पहनाए। आज की रात किसी भी कीमत पर सफल होनी चाहिए। जब महल के द्वार नाटकीय ढंग से खुले तो राजा ने सोरांग को पूरी तरह लाल वस्त्रों में सजा देखा। वो जैसे ही उसकी ओर बढ़ने ही वाला था, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। वो शिनान है। क्या राजा सोरांग को इतनी आसानी से जाने देगा? अब कहानी फिर से शुरुआत की ओर लौटती है। राजा के 7 साल के विवाह प्रतिबंध के वजह से प्रजा को चोरी छिपे ही मिलना जुलना और रिश्ते तय करना पड़ता था। एक चश्मा लगा युवक को एक संभावित दुल्हन दिखाई गई। उसका चचेरा भाई जिद करते हुए बोला, वो हमारे परिवार की सबसे सुंदर लड़की है। फिर भी वो युवक संतुष्ट नहीं हुआ। लड़की गुस्से में वहां से चली गई और बड़बड़ाई, मैं इस शादी एजेंसी की शिकायत करूंगा। उसी पल एक शाही सेविका उसे चाय देने आई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, सामने खड़ी स्त्री की सुंदरता देखकर वो अवाक रह गया। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। तभी सोरांग वहां आई, जो हाल ही में महल से लौटी है। उसने अपने सहायक हियोंग से पानी लाने को कहा। चश्मा लगा युवक की निगाहें हियोंग से हट ही नहीं पा रही। लव पवेलियन के बुजुर्ग मालिक ने गर्व से कहा, हियोंग यहाँ की सबसे मशहूर लड़की है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हारा रिश्ता तय करवा सकता हूँ। ये सुनकर पास खड़े 2 और अविवाहित युवक और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। बुजुर्ग ने कहा कि जब हियोंग बाहर आए तो चश्मा लगा युवक जानबूझकर उसे टकरा जाए। हियोंग चाय लेकर आ ही रही थी तो सचमुच दोनों की टक्कर हो गई। उसी क्षण युवक के वस्त्रों से कुछ जमीन पर गिर पड़ा। वो एक निजी प्रेम पुस्तक है। वो हियोंग को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन किताब की सामग्री पर उसकी नजर पड़ते ही हियोंग ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसी पल सोरांग ने दरवाजा खोला और जमीन पर पड़ी उस किताब को देख लिया। वो सन्न रह गई। चश्मा लगाए वो आदमी घबरा कर भागने लगा। इसके बाद गलियों में अफरा तफरी भरी दौड़ शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो आदमी हाफने लगा और रुक गया। तब पता चला कि सोरांग उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उस किताब का पीछा कर रही थी। झुंझलाकर उस आदमी ने कहा, ये कोई जुर्म नहीं है। सोरांग ने गहरी सांस ली और बोली, ये किताब तो एक नायाब कृति है। इसे पढ़ने के बाद राजा किसी पर दिल न हारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उधर सोरांग के परिवार से जुड़ा एक पुराना परिचित उसे सड़कों पर देखकर पहचान गया और उसने ये बात उसकी दुष्ट सौतेली माँ तक पहुंचा दी। सौतेली माँ ने तुरंत उसे दोबारा खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। वर्षों पहले उसे ने सोरांग के पिता को जहर देकर बिस्तर से लगा दिया था और सोरांग की असली माँ की मौत की वजह भी वही बनी थी। वो अब एक शक्तिशाली कुलीन परिवार का सहारा लेकर राजा को बदलने की योजना बना रही है। ये पक्का करने के लिए कि सोरांग सचमुच जिंदा है या नहीं, सौतेली माँ लव पवेलियन पहुंची। सौभाग्य से उस समय सोरांग वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग मालिक ने सौतेली माँ की असलियत भांप ली। उसके संदेह को शांत करने के लिए उसने उसकी कुंडली देखने की पेशकश की और कहा, आप भविष्य की राजमाता है, आपकी बेटी जोसियन की रानी बनेगी। ये सुनते ही सौतेली माँ खुशी से झूम उठी। उसे पूरा विश्वास हो गया
कि उसकी ही बेटी राज करेगी। वो तुरंत घर लौटी और भविष्यवाणी अपनी बेटी को सुनाई, लेकिन उसकी बेटी ने शब्दों पर ध्यान दिया और सोच में पड़ गई। उसे अपनी माँ की पुरानी करतूतें याद आ गई और मन बेचैन होने लगा। तभी उसे एक झटका लगा, सोरांग भी तो उसकी ही बेटी है। 7 साल पहले सौतेली माँ ने सोरांग को चट्टान से धक्का दे दिया था, फिर भी वो जिंदा बच गई थी। अब सोरांग की वापसी उनके सारे सपनों के लिए खतरा बन चुकी है। इधर शाही शिकार स्थल पर पहुंच चुका है और दिन की राजनीति बना रहा है। जैसे ही वो तैयारी में जुटा, अचानक सोरांग वहां आ गई। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें तो महल में होना चाहिए था। सोरांग ने गंभीरता से उत्तर दिया, आपकी निजी तांत्रिक होने के नाते मेरा यहाँ होना जरूरी है। शिकार स्थल पवित्र वृक्षों से घिरा है और ऐसी जगहें आत्माओं को आकर्षित करती है। मैं आपकी रक्षा के लिए आई हूँ। राजा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। जैसे ही राजा ने तीर साधा, उसका मन अतीत में चला गया। उसे याद आया कि एक पुराने शिकार के दौरान उससे गलती से रानी बेहोश हो गई थी। उसी दिन से शिकार उसके लिए एक आघात बन गया था। ऊपर से सोरांग की शरारतों ने उसका ध्यान और भटका दिया। नतीजा ये हुआ कि वो एक भी निशाना नहीं साध पाया। झुंझलाकर राजा ने चेतावनी दी, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। सोरांग ने हंसकर जवाब दिया, निशाना आपका खराब है, मेरी गलती नहीं। कुछ ही देर में तीनों घोड़े पर सवार होकर मैदान में दौड़ पड़े। सोरांग रोमांच से भर गई। उसे लगा कि शिकार करना वाकई बहुत मजेदार है। तभी उसकी नजर दूर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। राजा ने उसे आश्वस्त किया, ये इलाका इंसानों ने बनाया है, यहाँ असली जंगली सुअर आने का सवाल ही नहीं उठता है। सोरांग को लगा कि शायद वो उसका वहम होगा, लेकिन तभी झाड़ियों से एक विशाल जंगली सुअर सचमुच निकल आया और सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ा। राजा हक्का बक्का रह गया। वो जानवर सीधे सोरांग की ओर बढ़ रहा है। सुअर बस उस तक पहुंचने ही वाला है कि बिजली की फुर्ती से राजा ने तलवार उठाई और उसे पूरी ताकत से सुअर की ओर फेंक दिया। सोरांग बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसे अपने दिवंगत माँ के दर्शन हुए। सौभाग्य से सोरांग की जान बच गई, हालांकि वो बुरी तरह कांप रही है और अब उसके सामने सचमुच एक मरा हुआ जंगली सुअर पड़ा है। कुछ ही देर में शाही मंत्री वहां पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि राजा ने अकेले ही उस भयानक जानवर को ढेर कर दिया है, तो वे जय जयकार करने लगे। उस रात शाही भोज का आयोजन हुआ। राजा का मन प्रसन्न है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरबार में घूमी, सोरांग कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसने जल्दी से मंत्रियों को एक और दौर शराब परोसने का इशारा किया, जी भरकर भोजन कीजिए, और फिर चुपचाप वहां से निकल गया। उधर सोरांग अपनी कक्ष में पड़ी है, कमजोर और बेसुध। राजा ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसे डर लगा कि कहीं उस पर किसी आत्मा का असर तो नहीं हो गया। तभी सोरांग अचानक बिस्तर पर बेहोश हो गई। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा। वो तप रहा है। तुरंत गांव से एक वैद्य को बुलाया गया। जैसे ही वैद्य उपचार करने लगा, राजा घबरा उठा। वैद्य ने उसे आश्वस्त किया, ये पश्चिमी चिकित्सा पद्धति है, बहुत तेज असर करती है। शिनान ने आपत्ति जताई, स्त्री पुरुष के बीच ये उचित नहीं लगता। वैद्य हंस पड़ा, डॉक्टर के लिए केवल लक्षण होते हैं, लिंग नहीं। राजा और शिनौन असहज होकर नजरें फेर लेते हैं। जांच के बाद वैद्य ने दवा लिखी और कहा कि सोरांग को पूरा आराम चाहिए। राजा ने शिनान से कहा, तुम जा सकते हो, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। राजा ने धीरे से सोरांग के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन वो अचानक उसका हाथ पकड़कर रो पड़ी। तुमने मुझसे झूठ बोला। राजा को पहले वाले चुंबन की याद आ गई। वो समझाने लगा कि वो सब बस नींद में हुआ था, मगर सोरांग ने बात काट दी और अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने राजा को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के होंठ मिल गए। उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ा शिन्योन सब देख रहा है। दिन बीतते गए। राजा को अपनी प्रिय दासी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी अचानक सोरांग सामने आ गई। पता चला कि वो कुछ दिनों के लिए घर चली गई थी। मन बहुत उदास था। राजा ने उसे 3 दिनों की छुट्टी दी थी और शिन्योन को उसे साथ ले जाने को कहा था। अब उसे लौटता देख राजा के मन में एक अजीब सी कसक उठी। उसकी जगह कोई और उसके पास रहा। जब वे उसके घर पहुंचे तो शिन्योन ने घोड़े से उतरने में मदद करनी चाहिए, लेकिन खुद को एक साधारण गरीब समझकर सोरांग ने विनम्रता से मना कर दिया और खुद ही उतर आई। आखिरकार दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिला। शिनान ने पूछा, तुम राजा के बारे में क्या सोचती हो? सोरांग मुस्कुरा दी, वो बहुत प्यारे हैं, खासकर तब जब भूत प्रेत भगाने के दौरान उन्होंने मुझे कसकर पकड़ा था।
भोले शिनान को बातें समझने में पल भर लगा, फिर वो गंभीर हो गया। मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम रानी से बहुत मिलती जुलती हो। अगर राजा अपने जज्बातों में भ्रमित हो गया तो। वो रुक गया, फिर सीधे पूछ बैठा, क्या मैं तब भी तुम्हें पसंद कर पाऊंगा? शिनान सोरांग के करीब तो जाना चाहता है, लेकिन दिल ही दिल में जानता है कि हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अगले दिन दोनों बाजार गए। शिनान ने देखा कि सोरांग के जूते घिस चुके हैं। वो उसे जूते की दुकान पर ले गया। सोरांग ने झिझकते हुए कहा, मैं कढ़ाईदार जूतों की हकदार नहीं। लेकिन शिनान ने प्यार से एक जोड़ी चुनी, उसे बैठाया और खुद घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों में नए जूते पहनाए। एक पल के लिए लगा शायद वो उसी के साथ हो सकती है। वही क्षण, वही सादगी, एक शांति सी टूटन भी साथ ले आई। आखिरकार सोरांग महल लौट आई। लौटते ही उसका पहला काम राजा को सुलाने में मदद करना। राजा ने अनिद्रा की शिकायत की। सोरांग खिलखिलाकर बोली, तो थोड़ी पी लेते। राजा चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। बाहर से व्यंजन मंगवाए गए, प्याले भरे गए और दोनों आमने सामने बैठ गए। सोरांग बोली, मैं तो इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। राजा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आज तुम्हें रेंगते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। कई दौर बीत गए, लेकिन सोरांग ने देखा राजा पर नशा चढ़ ही नहीं रहा। दाव बढ़ाने के लिए उसने सच या साहस का खेल सुझाया। जो जवाब न दे पाए वो पिएगा। इसी बीच सोरांग उस चयन कक्ष में जाने वाली थी जहां उसे औपचारिक रूप से शाही संगिनी चुना जाना था। राजा उसकी सुंदरता में खोया खड़ा रह गया। जैसे ही सोरांग चयन कक्ष के भीतर कदम रखती, अचानक किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वो चौंक गई। सामने शिनान खड़ा है। उसी पर राजा का चेहरा बदल गया। हवा में तनाव घुल गया। शिनान ने सोरांग से तीखे स्वर में पूछा, तुम चयन कक्ष में क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता आज ही संजोग रात्रि है, इसीलिए तुम ऐसे कपड़े पहने हो, है ना? कहते कहते उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसी क्षण राजा वहां पहुंच गया। सोरांग ने झटके से खुद को छुड़ाया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, ये क्या हो रहा है? तुमने इसे अचानक यहाँ क्यों खींच लिया? शिनान ने बिना झुके जवाब दिया, मुझे उसके साथ हो रही इस बात से सहमति नहीं है। राजा की आवाज और सख्त हो गई, ये शाही दरबार है, यहाँ तुम्हारे राय का कोई मूल्य नहीं। शिनान ने सीधी चुनौती दे दी, तो फिर फैसला कर लेते हैं। अगर मैं जीत गया तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। राजा की आंखों में आग जल उठी। अगर तुम मुझे हरा सको, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो वो तुम्हारी होगी। और इस तरह प्रेम के लिए दो पुरुष आमने सामने खड़े हैं, धनुष और बाण के साथ, हर तीर के साथ। तनाव बढ़ता गया, हवा तक कांप उठी। तब शिनान की तलवार राजा के वस्त्रों को चीर गई। ये घोर अपराध था जिसकी सजा मृत्यु है। सोरांग सिहर उठी। वो दोनों के बीच फंस गई है। राजा ने शिनान की ओर बाण तान लिया। उसी पल सोरांग बीच में कूद पड़ी और चिल्लाई, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो शिनान की रक्षा कीजिए। उसकी आवाज गूंज बनकर फैल गई। अंततः राजा ने अपना हथियार नीचे कर लिया। उसने शिनान को जीवन दान दे दिया। सोरांग राजा के साथ शाही कक्ष में लौटी, मगर राजा स्वयं को रोक ना सका। तुमने उसका पक्ष क्यों लिया? उन्होंने पूछा। सोरांग ने उसकी ओर देखा। आंखों में भावनाओं का तूफान है। क्या मैं सच में आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हूँ? उसने धीमे स्वर में पूछा। या फिर बस मैं रानी का स्थान भर हूँ? उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन नजरें अडिग है। क्या आप वाकई में मुझसे प्रेम करने लगे हैं? राजा चुप रहा। सोरांग ने आगे कहा, मैं आपके बच्चे की माँ नहीं हूँ। मैं आपकी आधिकारिक स्त्री भी नहीं हूँ, शायद कभी बनूं भी नहीं। राजा का चेहरा भावहीन है। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम सही कहती हो। कभी कभी मेरा मन करता है इन सब स्त्रियों को छोड़कर सब कुछ पीछे छोड़ दूं। लेकिन फिर उसकी आवाज कठोर हो गई। अगर शिनान आज रात तुम्हें ले जाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे देशद्रोह के अपराध में सजा दूंगा। सोरांग की आंखों में आग भड़क उठी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। राजा की नजर अपने फटे हुए राजवस्त्र पर गई। शिनान की तलवार का निशाना। क्या वो सच में एक स्त्री की वजह से अपने शपथ भाई से रिश्ता तोड़ देगा? उधर सोरांग शिनान को ढूंढने गई। उसने उसे विनती की कि वो उसकी वजह से खुद को ना खोए। शिनान सम्मान और प्रेम के बीच फंसा है। असहाय सा उसे देखने लगा। क्या तुम मेरी चिंता करती हो? उसने पूछा। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इन सब के बाद भी सोरांग का उत्तर कोमल था, लेकिन अडिग। हम केवल मित्र हो सकते हैं, हम उस रेखा को पार नहीं कर सकते। वो मुड़ी और चली गई। शिनान को खामोशी में छोड़कर महल लौटकर राजा ने शिनान को फिर बुलाया। उसने कहा कि वो वस्त्र फाड़ने का अपराध माफ कर देगा, लेकिन एक शर्त पर। शिनान को हर हाल में
सोरांग की रक्षा करनी होगी, पर वो उसे प्रेम नहीं करेगा। शिनान हिचकिचाया, फिर शांत विद्रोह के साथ बोला, क्या आप पहले रानी को भूल चुके हैं? ये प्रश्न राजा के हृदय में तीर की तरह लगा। उनकी स्मृतियां जाग उठी। वो उसे भूलने की जितनी कोशिश करता, उसकी उपस्थिति उतनी ही प्रबल हो जाती। क्या उसने सच में उससे प्रेम किया था? और अगर किया था तो क्यों? और सोरांग का चेहरा उससे बिल्कुल क्यों मिलता है? भयानक सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी। ये महज संजोग नहीं था, किसी ने ये सब योजनाबद्ध ढंग से रचा था। अजीब आवाजों से शुरुआत हुई थी, फिर झील के ऊपर रानी की आत्मा का प्रकट होना, इतना वास्तविक कि राजा धोखा खा गया। वो उसे वापस पाने के लिए पानी की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन सोरांग ने उसे रोक लिया। उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, वो नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं। अगली सुबह पूरा दरबार एकत्रित हो चुका है और अब असली खेल सामने आने वाला है। राजकीय विद्वान मिस्टर किम ने विवाह समारोह में पहने गए शाही वस्त्र की गहने की जांच की। असली रानी का वस्त्र सोने के धागों से सिला हुआ था और उसे उसके पिता ने बड़े ही जतन से सुरक्षित रखा था। लेकिन झील में दिखाई देने वाली स्त्री के वस्त्र चमकीले और साधारण धागों का इस्तेमाल से बना हुआ था। वो नकली था। इसका मतलब साफ है, असली शाही वस्त्र चोरी हो चुकी है और जिसने वो पहना वो ढोंगी था। सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। सबूत तेजी से सामने आने लगे। झील से एक दर्पण बरामद हुआ, जिससे पता चलता है कि धुएं और परछाइयों की मदद से एक ऐसा भ्रम रचा गया जिसमें कोई स्त्री की आत्मा की तरह प्रकट और विलुप्त होती दिखाई देती है। जो रानी जैसी दिख रही है वो कोई आत्मा नहीं है, वो जिंदा है और अभी भी महल के भीतर ही कहीं छिपी हुई है। राजा ने तुरंत पूर्ण जांच का आदेश दिया। हर सेवक की पहचान की पुष्टि होगी, हर कक्ष की तलाशी ली जाएगी। लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही गद्दार के लोग हरकत में आ गए। उनमें से एक को सोरांग मिल गई। वो जानता है कि वो भी झूठी पहचान के साथ महल में दाखिल हुई है। सोरांग को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बार बार कहती रही, मैं एक साधारण दासी हूँ। लेकिन वे किसी भी दासी को नहीं ढूंढ रहे, वे उसी को ढूंढ रहे हैं। शिनान के लौटने से पहले ही महल के सैनिक उसे घसीट कर ले गए। उधर नकली रानी अभी पकड़ी नहीं गई है। राजा को शक हुआ कि वो सैनिकों के बीच छिपी हो सकती है। सैनिक निरीक्षण को बहाना बनाकर राजा स्वयं ढोंगी को ढूंढने निकला। वो पहचान लेगा, उसे यकीन है। तभी उसकी नजर एक अजीब सैनिक पर पड़ी। वो असामान्य रूप से अकड़ा हुआ खड़ा है और सिर उठाने से इनकार कर रहा है। राजा उसके पास गया। उसने हाथ बढ़ाया और स्वयं सैनिक का हेलमेट उतार दिया। जो चेहरा सामने आया, राजा स्तब्ध रह गया। वो चेहरा बिल्कुल रानी जैसा है। राजा ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने मन ही मन दोहराया, रानी मर चुकी है, ये एक चाल है। उसने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें किसने भेजा? किसके आदेश पर तुमने उसका रूप धरा है? लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही गद्दार वहां पहुंचा और चिल्लाया, ये औरत खतरनाक है, मुझे इसे यही खत्म कर देना चाहिए। राजा तुरंत आगे बढ़ा, इसे जिंदा पकड़ा जाए। उसने आदेश दिया। उसी क्षण एक सैनिक हाफता हुआ आया, महाराज, सोरांग को पकड़ लिया गया है। सोरांग को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका दिल कांप उठा। सोरांग खून से लथपथ, शरीर पर जख्मों के निशान हैं। एक पल भी न सोचते हुए राजा ने अपना ड्रैगन वस्त्र उतारा और उसके शरीर को ढक दिया। उसका क्रोध सीमाओं से परे है। जिन लोगों ने उस पर हाथ उठाया उन्हें तुरंत दंड दिया जाए। कमजोर और अध चेतना में सोरांग उसके सीने से लगकर ढह गई। राजा ने उसे गोद में उठाया और अपने कक्ष तक ले गया। सौभाग्य से उसके जख्म जानलेवा नहीं है। राजा अपराध बोध से भर गया। उसने स्वयं को दोषी ठहराया। मैं उसकी रक्षा न कर सका। उसी दिन उसने संकल्प किया, सोरांग अब किसी की प्रतिछाया नहीं बनेगी। वो उसे अपने पास रखेगा हमेशा। लेकिन महल में शांति अभी लौटी नहीं है। एक नई दासी को सोरांग के कक्ष में नियुक्त कर दिया गया। उसका चेहरा भयानक रूप से मृत रानी से मिलता जुलता है। राजा फिर से स्मृतियों के जाल में फंसने लगा। निष्ठावान मंत्रियों ने चेतावनी दी, ये संजोग नहीं है महाराज, ये एक जाल है। और सोरांग के लिए चेतावनी। सोरांग को भी खतरे का आभास हो चुका है। उसने नई दासी की अचानक उपस्थिति की जांच करने की कोशिश की, लेकिन शिनान ने समय रहते उसे खींच लिया। उसने एक भयावह सच बताया, राजा के करीब आने वाली हर दासी रहस्यमयी परिस्थितियों में मर चुकी है और इस बार निशाना सोरांग है। शिनान ने उससे विनती की, महल छोड़ दो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो।
लेकिन एक बार फिर सोरांग ने मना कर दिया। उसकी निष्ठा या शायद उससे भी गहरा कुछ उसे राजा के पास बांधे हुए है। इधर गद्दार गवाहों को चुप कराने में जुट गया। वो कारागार पहुंचा और उस बलि के बकरे की हत्या का आदेश दे दिया जो उसका राज खोल सकता था। जब शनान पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसे कुछ ऐसा मिला जिससे रोंगटे खड़े हो गए। वही खंजर जिससे कभी उस पर प्राणघातक हमला किया गया था। अब उसका शक पूरी तरह गद्दार पर टिक गया। हालांकि कड़ी पूछताछ के बावजूद ठोस सबूत न होने की वजह से गद्दार को अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। राजा ने आदेश दिया, जांच की शुरुआत उस रहस्यमय दासी से होगी जो रानी जैसी दिखती है। उसका नाम चियोन है। वो वांजू की रहने वाली है। कभी वो वहाँ एक सेविका थी, लेकिन स्थानीय महिलाओं के अनुसार वहां पहुंचने से सिर्फ 1 महीने बाद ही उसका अपहरण हो गया। ये सिर्फ रूप धारण करने की साजिश नहीं है, ये मानव तस्करी का मामला है। पहाड़ियों में स्थित एक दूरस्थ भंडार की तलाश के दौरान शिनान को कैद के निशान मिले। धूल में पड़ा एक औरत का जूता। उसी समय राजसी अंगरक्षकों ने एक कुएं की खुदवाई की। कीचड़ और पानी के भीतर से जो वस्त्र निकाला गया, उसे देखते ही सबकी सांसें थम गई। वो वही पोशाक है, सोने के धागों से सिली हुई, वही शाही गाउन जिसे कभी असली रानी ने पहना था। अब सच छिप नहीं सकता। पूरी साजिश का सूत्रधार वही गद्दार है। उसी ने चिन्योन को ढूंढा, एक ऐसी स्त्री जिसका चेहरा हूबहू रानी से मिलता है। उसे धीरे धीरे बेरहमी से एक परफेक्ट प्रतिरूप में बदला गया। लेकिन चिन्योन एक कैदी है। अगर वो राजा को धोखा देने में असफल रही तो उसकी मौत तय है। फिर किस्मत ने दखल दिया। चिन्योन गिर पड़ी और उसी के साथ गद्दार के सारे अपराध सामने आने लगे। सिर्फ राजा को धोखा देना नहीं, वो एक बड़े भूमिगत गिरोह से जुड़ा है जो कम उम्र की लड़कियों की तस्करी करता है। अपने आप को बचाने के लिए गद्दार ने चोन्यान को हमेशा के लिए चुप करा दिया। वो मर गई बिना सच बोले। राजा एक बार फिर रानी को खो बैठा। उसका शोक अब शराब में डूब गया। नशे की हालत में उसने एक गुजरते हुए दासी को रानी समझ लिया। यहाँ तक कह डाला कि वो उसके साथ परलोक में भी जाने को तैयार है। सोरांग ये देखकर घबरा गई। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और सेवकों को आदेश दिया, इन्हें कड़ी शराब पिलाओ अभी। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं रानी को वापस ले आऊंगी। राजा ने उसे आशा भरी नजरों से देखा और सचमुच मानो किसी चमत्कार की तरह सोरांग ने रानी की आत्मा को प्रकट कर दिया। राजा भावनाओं से भर उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम 7 साल पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी? रानी की आत्मा बोली, तुम्हें अतीत को छोड़ना होगा। राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता था। क्या अपनी पत्नी से प्रेम करना गलत है? उसकी आवाज टूटने लगी। सोरांग ने भ्रम बनाए रखते हुए तुरंत कहा, वो प्रेम नहीं था महाराज, वो निष्ठा थी, कर्तव्य था। राजा भीतर से बिखर गया। उन शब्दों की गूंज उसके मन में बस गई। उसने दरबार जाना छोड़ दिया। काम ढेर होती गई, मंत्रियों की चिंता भी बढ़ती गई। लेकिन राजा के मन में सिर्फ एक प्रश्न है, क्या उसने कभी मुझसे सच्चा प्रेम किया था? सोरांग ने उसे सीधे सवाल किया, क्या रानी ने कभी आपसे कहा था कि वो आपसे प्रेम करती है? राजा सोच में पड़ गया। नहीं, उसने कभी साफ शब्दों में नहीं कहा था, सिर्फ अपने कर्मों और कर्तव्यों से जताया था। तो शायद सोरांग ने धीरे से कहा, अब उसे जाने देने का समय आ गया है। लेकिन राजा भी तैयार नहीं, उसे सच्चाई चाहिए। हताश होकर वो रानी के पिता के पास पहुंचा और सीधे पूछा, क्या मेरी पत्नी ने कभी मुझसे प्रेम किया था? पिता असहज हो गया, फिर बोला, उसे करना चाहिए था। करना चाहिए था? राजा ने करवाहट से दोहराया। ये जवाब काफी नहीं है। तब सोरांग ने अंतिम उपाय सुझाया, रानी की पुरानी सेवकों से मिलना। साधारण कपड़ों में रात के अंधेरे में वे गंगनांग पहुंचे। पहले गवाही रानी के मायके से एक दासी ने दी। सोरांग ने पूछा, जब उसका विवाह तय हुआ था क्या वो खुश थी? दासी तुरंत बोली, खुश? बिल्कुल भी नहीं। वो तो रोती थी, अपना गांव छोड़ना नहीं चाहती थी। शादी के बाद कई सालों में वो से एक पत्र लिखा करती थी। सोरांग ने धन्यवाद दिया और उसे जाने दिया। राजा गहरी सोच में डूब गया। महल आने से पहले शायद वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी, उसने बुदबुदाया, लेकिन बाद में क्या होगा? राजा के मन में अब भी संदेह है। तब उन्होंने महल की उस युवा को बुलवाया जिसने रानी को पाला था। सोरांग ने सीधे पूछा, क्या रानी ने कभी राजा से सच्चा प्रेम किया था? बूढ़ी औरत झिझकी, फिर सच बोला, महाराज रानी को बहुत चाहते थे, लेकिन उनका अत्यधिक संरक्षण रानी की जिंदगी को भारी बना देता था।
उत्तराधिकारी के विषय में उन्होंने बुजुर्गों की सलाह नहीं मानी और अफवाहें थी कि रानी अक्सर अकेले रोया करती थी। सुरांग ने आखिरी बार पूछा, तो क्या उनका स्नेह सच्चा था? महिला ने धीमे से कहा, सच्चाई थी, शायद वैसा प्रेम नहीं जैसा आप समझते हैं, लेकिन उसमें ईमानदारी थी। राजा चुपचाप सुन रहा है और उसी क्षण उसके दिल में पहली बार अतीत से मुक्त होने की दरार पड़ी। बाद में सोरांग ने चुपचाप उस महिला को इनाम सौंप दिया, उसकी अच्छी तरह रटी हुई गवाही के लिए। ये सब पहले से ही सोरांग की योजना का हिस्सा था, लेकिन शिनान सच्चाई समझ चुका था। उसने कड़वे स्वर में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? सोरांग बस मुस्कुरा दी। क्या तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर अविवाहित रहूं? अगर महल का विवाह प्रतिबंध नहीं हटेगा तो हम में से किसी को भी शांति कैसे मिलेगी? हताश होकर शिनान मुड़ गया, लेकिन सोरांग ने उसे रोक लिया। इस बार उसकी आवाज नरम है। उसकी कोमल बातों ने शिनान का हठ पिघला दिया। आखिरकार उसने कहा, मैं तुम्हारा राज रखूंगा, लेकिन एक वादा करो, राजा से प्रेम मत करना। सोरांग चुप रही और वही चुप्पी सब कुछ कह गई। अगली सुबह राजा की आंख खुली तो उसने देखा उसकी प्रिय दासी उसके पास शांति से सो रही है। वो धीरे धीरे उठा, एक भी आहट किए बिना, मानो उस पल को तोड़ना पाप हो। महल के किन्नरों ने उसके चेहरे की चमक देखी। आज वो थका हुआ नहीं लग रहा। सिर्फ एक दिन पहले ही राजा ने स्नान करते हुए सोरांग को चूम लिया था। वो चौंक गई। उसने उसे दूर धकेलते हुए कहा, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप मुझे अपनी रानी का विकल्प समझते हैं, और वो गलत नहीं है। राजा ने कभी साफ शब्दों में अपने दिल की बात नहीं कही थी। सोरांग का मन उलझ गया, दिल भारी हो गया। उसने महल छोड़ने का निश्चय कर लिया। उधर राजा खुद भी बेचैन है। उसने अपने सबसे करीबी मंत्री से कहा, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन कहना नहीं आता। मंत्री हंस पड़ा, महाराज, आप राज्य के सबसे सुंदर पुरुष हैं, कौन सी स्त्री आपको ठुकरा सकती है? उसी समय शिनवान ने सोरांग से पूछा, क्या तुम सच में महल छोड़ने वाली हो? दरबार में उन दासियों की सूची बन रही है जिन्हें मुक्त किया जाना है। सोरांग अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करने लगी। सूची राजा तक पहुंची और उनकी नजर एक नाम पर ठहर गई, सोरांग। उनका दिल थम गया। बिना एक पल गवाए वो उसके कक्ष की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला। सोरांग सामान बांध रही है। तुम क्यों जाना चाहती हो? राजा की सांसें तेज है। अगर तुम यहाँ रुको, मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन सोरांग चुप रही। उसे क्या पता था कि राजा उसके लिए प्रेम स्वीकार करने की तैयारी कर रहा था। मंत्री ने फूलों की भव्य सजावट तक करवा दी थी, लेकिन अब सब व्यर्थ लग रहा है। मंत्री ने कहा, शायद वो आपके सच्चे भाव नहीं जानती, आपको खुद कहना होगा। राजा ने निश्चय कर लिया। उसने आदेश दिया, फूल महल के द्वार पर लगवाए जाए। इस बार उसका इजहार असफल नहीं होना चाहिए। इसी बीच शिनान ने भी सोरांग को बताया कि उसने इस्तीफा दे दिया है, वो भी महल छोड़ रहा है। सोरांग ने दिल से उसका धन्यवाद किया। चलो, जीवन भर दोस्त बनकर रहेंगे। उसकी मुस्कान मीठी है, लेकिन आंखों में कसक है। शिनवान ने सर हिला दिया। वो समझ चुका है कि अब उसका दिल किसी और का है। तभी राजा पहुंचा। शिनवान ने सम्मान से प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। वो जानता है सोरांग ने अपना चुनाव कर लिया है। उसका प्रेम अब सिर्फ दूर से दी जाने वाली दुआ बन चुका है। राजा ने सोरांग की ओर देखा। तुम जा रही हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कभी कह नहीं पाया। सोरांग की आवाज़ कांप गई। मैंने आपको अपना दिल दे दिया था, क्या आपको कभी दिखाई नहीं दिया? उसी पल राजा को सब समझ आ गया। वो हमेशा से उससे प्रेम करती थी। भावनाओं से भरकर उसने आखिरकार वो शब्द कह दिए जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सोरांग की आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं, सुकून के। अब वो किसी औरत के अतीत की परछाई नहीं है। राजा ने आगे बढ़कर उसे धीरे से थामा और इस बार उनके बीच कोई दीवार नहीं। सोरांग ने उनका प्रेम स्वीकार कर लिया। खुशी से चमकती हुई आंखों के साथ राजा उसे उस फूलों के मैदान में ले गया जो उसने खुद उसके लिए उगाए थे। वहीं राजा घुटनों पर बैठा और फूलों का गुलदस्ता आगे बढ़ाया। क्या तुम मेरी प्रिय बनोगी? सोरांग ने कांपते हाथों से फूल थाम लिए। उसने कभी खुद को इतना चाहा हुआ महसूस नहीं किया था। उनके मिलन के उत्सव में आसमान में आतिशबाजी जगमगा उठी। हाथों में हाथ डाले दोनों ने रंगीन रोशनी से सजा आकाश देखा। दूर कहीं शिनान ये सब देख रहा है और उसने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, कुछ प्रेम सिर्फ देखने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं। उस रात सोरांग को अचानक महल में बुलाया गया। राजा और सोरांग ने साथ बैठकर मदिरा पान किया। कुछ ही देर में सोरांग पर नशा हल्का सा चढ़ गया।
और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। एक पल ऐसा आया जब संतुलन बिगड़ने पर वो सीधे राजा की बाहों में जा गिरी। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई और उस पल में समय जैसे थम सा गया। भावनाओं में बहकर सोरांग ने खुद को रोक न सकी और धीरे से राजा को चूम लिया। राजा भी अपने दिल को रोक नहीं पाया और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और स्नेह से उसकी कमर का पट्टा खोल दिया। उस रात दोनों ने अपने रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और पहली बार एक दूसरे के हो गए। उसी समय दूसरी ओर शिनान अपने निवास स्थान पर है। वहां उसे एक संदूक मिला जिसमें एक कागज रखा है। उस कागज पर सेव परिवार की सबसे बड़ी बेटी की सगाई की तारीख लिखी है। संदूक के भीतर एक चित्र भी है होने वाली दुल्हन का। जैसे ही शिनान ने उसे देखा उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो चित्र सोरांग का है। उसे याद आया कि उसने कितनी बार इशारों इशारों में सोरांग से पूछा था कि क्या वो सेव परिवार की बेटी है, लेकिन हर बार सोरांग ने सच्चाई स्वीकार नहीं की। उस इनकार ने शिनान का दिल तोड़ दिया था और आज सच्चाई सामने आकर उसका दर्द और भी गहरा हो गया। इधर राजा के साथ बिताई रात की खुशी अब भी सोरांग के चेहरे पर झलक रही है। तभी महल के बाहर से एक छोटी सी लड़की उसके पास पहुंची। उस बच्ची ने सोरांग को एक पत्र दिया। जैसे ही सोरांग ने पत्र खोला उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसमें लिखा है कि उसके दादा की हालत बहुत गंभीर है। बिना एक भी पल गवाए सोरांग ने राजा से घर जाने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे इजाजत दे दी। घर पहुंचते ही बीमार दादा ने उसे महारानी संगिनी कहकर पुकारा। सोरांग की चचेरी बहन बोली, तेज बुखार की वजह से दादा को भ्रम हो गया है, लेकिन बुजुर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोरांग को ज्यादा दिन महल में नहीं रहना चाहिए क्योंकि रानी दाजागर दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही है। उस रात सोरांग दवा तैयार कर रही थी, तभी शिनान वहां पहुंचा। बहुत समय बाद दोनों आमने सामने खड़े हैं। शिनान ने सीधे पूछा कि वो कैसी है। अब राजा की स्त्री बन चुकी सोरांग ने शांत स्वर में कहा, तुम जानते थे कि ये दिन आएगा। उसने साफ साफ स्वीकार किया कि अब वो राजा की संगिनी बन चुकी है। शिनान ने उसे सवाल किया कि उसने कभी क्यों नहीं बताया कि वो उसकी मंगेतर थी। उसने उसकी मदद क्यों नहीं की और अपनी पहचान क्यों छुपाई। रोते हुए सोरांग ने कहा कि उसकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। अपनी पहचान छिपाना ही उसके पास एकमात्र रास्ता था। लेकिन शिनान ने कटु स्वर में पूछा कि क्या उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि उसके पास कोई दैवी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो इसकी जांच पहले ही कर चुका है। उसी पल राजा वहां पहुंचा और उसने उनकी सारी बातचीत सुन ली। कुछ ही दिनों के प्रेम के बाद अब दर्द ने दस्तक दी है। सोरांग का सच सामने आते ही राजा का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने आदेश दिया कि सोरांग को अब महल में प्रवेश करने ना दिया जाए। सोरांग बस चुपचाप आंसू बहाती रही और हालात यही नहीं रुके। महल की दीवारों के बाहर रानी दाजागर पहले ही सोरांग को खत्म करने की योजना बना चुकी है। अपनी बढ़ती क्रूरता में उन्होंने सोरांग को मारने के लिए हत्यारों को भेज दिया। सोरांग के पीछे एक गहरी खाई है। ऐसा लग रहा है मानो उसकी मौत बस एक पल दूर है। उसी समय वहां जनान आ पहुंचा और उसने देखा कि सोरांग पर वार किया गया और वो खाई के नीचे झील में जा गिरी। बिना एक पल गवाए उसने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन जल्द ही वो भी थक गया और बेहोश हो गया। कई दिनों बाद वहां से गुजरते हुए एक दयालु परिवार ने झील के किनारे दोनों को बेहोशी की हालत में पाया और उनकी जान बचाई। कुछ समय बाद शिनवान के देखभाल में शिनान को होश आया और सोरांग ने भी आंखें खोल दी। शिनवान ने उन्हें कहा कि वे जब तक चाहे उसके घर में रह सकते हैं। इधर रानी दाजागर द्वारा नई महारानी का चयन का दिन नजदीक आ रहा है। शिनवान भी उम्मीदवारों में से एक है। उसके चेहरे पर एक पुराना निशान है जो देशद्रोही अधिकारियों और सौतेली माँ के अवैध व्यापार से जुड़ी एक घटना की याद दिलाती है। हालांकि उसका अपहरण नहीं हुआ था, लेकिन वो घाव आज भी उसके दर्द की गवाही देता है। वो उसे नकाब से छिपाए रखती है। सोरांग की सौतेली माँ अब भी अवैध लड़कियों का संगठन चला रही है ताकि अपनी सगी बेटी ह्यानिम को राजमहल तक पहुंचा सके। लेकिन सोरांग ने ठान लिया है कि वो इस साजिश को कभी सफल होने नहीं देगी। जब चयन का दिन आया तो अलग अलग कुलों की कुलीन युवतियां पालने में पहुंची। हयानिम भारी आभूषणों और भव्य वस्त्रों में सजी हुई सबका ध्यान खींच रही है। पर जब शिनवान ने अपना नकाब हटाया तो उसके चेहरे पर निशान होने के बावजूद उसकी सुंदरता कम नहीं हुई। हयानिम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चेहरे पर दाग वाली लड़की को यहाँ आने का हक नहीं। उसी पल
शिनवान की दासी के भेष में सोरांग वहां प्रकट हुई। हयानिम उसे देखकर दंग रह गई। साफ है कि उसकी मां द्वारा भेजे गए हत्यारे असफल हो चुके हैं और इसी के साथ होने वाली महारानी की चयन की सभा एक नए तूफान की ओर बढ़ने लगी। चयन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हुई। महारानी ने सबके सामने रानी संगिनी के महत्व को समझाया और घोषणा की कि यह चयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण कढ़ाई का है, जिसमें हर युवती के स्वभाव, धैर्य और सलीके का आकलन उसके सुई धागे की कला से किया जाना था। लेकिन एक बार फिर सोरांग की सौतेली माँ ने पर्दे के पीछे साजिश रच ली। उसने सेविकाओं को रिश्वत देकर असली कढ़ाई के नमूनों की अदला बदली करवा दी। जब फैसले की घड़ी आई और कढ़ाई के कामों को देखा गया तो महारानी दाजागर ने सभी की कला की प्रशंसा की, लेकिन विजेता चुनना आवश्यक है। पहचान पत्र के अनुसार सबसे उत्तम कढ़ाई हायानिम की बताई गई। ये सुनते ही हायानिम के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। लेकिन शिनवान पूरी तरह उलझन में है, क्योंकि वो कढ़ाई उसी ने खुद की है। फिर उसका नाम हायानिम कैसे हो गया? असल में महल की एक दासी पहले ही रिश्वत लेकर नामों के टैग बदल चुकी थी। रानी दाजागर की प्रशंसा सुनकर हयानिम ने झूठी विनम्रता दिखाई। शिनवान ने साहस कर दासी से पूछना चाहा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन दासी ने ठंडे स्वर में याद दिलाया कि जब तक पूछा ना जाए कोई भी बोल नहीं सकता। इस तरह न केवल शिनवान की मेहनत छिन गई, बल्कि उससे चुप रहने की अपेक्षा भी की गई। हयानिम मन ही मन मुस्कुरा रही है। उधर महल के बाहर राजा ने सोरांग को फिर देखा, लेकिन चाह कर भी उसे बात नहीं कर पाया। फिर भी सोरांग ने ना लौटने का फैसला किया। इस बार वो शिनवान की दासी बनकर रानी चयन में शामिल हुई। हयानिम भी अगले चरण में पहुंच चुकी है। अब चयन प्रक्रिया का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें शिष्टाचार और सभ्यता की परीक्षा ली जा रही है। चाय समारोह के दौरान सोरांग ने कुछ अजीब देखा। ध्यान से देखने पर उस एक प्याले पर लाल रंग का पदार्थ लगा हुआ दिखा। उसने तुरंत शिनवान को चाय ना पीने का इशारा किया। शिनवान ने उसकी बात मान ली। थोड़ी ही देर में पीछे बैठी एक अन्य युवती ने चाय पी ली और उसके शरीर पर लाल चटके उभर आए। रानी दाजागर ने तुरंत उसे बाहर ले जाने का आदेश दिया। साफ हो गया कि चाय में जानबूझकर मिलावट की गई है। सोरांग ने शिनवान को बताया कि प्यालों पर कोई पदार्थ लगाया गया था। दोनों को शक था कि ये सब हयानिम और उसकी मां की चाल है। स्थिति को पलटने के लिए शिनवान ने शांत भाव से वही चाय का प्याला हयानिम को पेश कर दिया। ये देखकर हयानिम घबरा गई। उसे लगा कि चाय जहरीली है। उसका डर रानी दाजागर के सामने साफ झलक रहा है। तभी शिनवान ने औपचारिक रूप से रानी दाजागर को सूचित कर दिया कि किसी ने चयन प्रक्रिया को बिगाड़ने के लिए चाय में छेड़छाड़ की है। रानी दाजागर ने तुरंत चयन रोक दिया और सभी युवतियों और उनकी दासियों को जांच के लिए बुलाया। जांच में पता चला कि लाल चटकों का कारण एक विशेष पौधे का रस है। रानी ने सबको हाथ उठाने का आदेश दिया। जांच के दौरान सोरांग घबरा गई, क्योंकि जांच करते समय वो गलती से उस रस को छू चुकी थी। उसने अपने हाथ उठाए जिन पर वो पदार्थ लगा हुआ था। रानी दाजागर ने सोचा कि अपराधी वही है। क्रोधित होकर उसने सोरांग को राजकाल कोठरी में डालने का आदेश दे दिया। इसके बाद रानी दाजागर सोरांग के पिता से मिलने पहुंची और पूछा कि क्या उसकी 2 बेटियां हैं। तभी सच्चाई सामने आई। सोरांग ही उनकी असली बड़ी बेटी थी और हयानिज वर्षों से पहली बेटी बनकर झूठी पहचान में जी रही थी। उस दिन राजा विवाह प्रतिबंध हटाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि अब नई रानी संगिनी का चयन होने वाला था। जब रानी दाजागर ने नाम की घोषणा की तो 2 युवतियां सामने आई। हयानिम को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ, क्योंकि उसके सामने उसकी मरी समझे जाने वाली बहन सोरांग खड़ी है। सच ये है कि सोरांग ही असली कुलीन बेटी है। राजा और रानी दाजागर पहले ही गुप्त जांच कर चुके हैं। हयानिम ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सोरांग ने सबके सामने सच उजागर कर दिया कि हयानिम सौतेली माँ की संतान है और झूठी पहचान में पली बड़ी है। सालों तक सौतेली माँ ने सच्चाई छिपाने के लिए सोरांग को मारने की कोशिश की थी। इस बार सोरांग के पिता आगे आए। उन्होंने याद किया कि सोरांग हमेशा से कितनी दयालु और कोमल स्वभाव की रही थी। उन्होंने सबके सामने उसे अपनी असली पहली बेटी स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि हयानिम उनकी दूसरी बेटी है और अपने घर को ठीक से ना संभाल पाने के लिए क्षमा मांगी,
जिसकी वजह से सौतेली माँ सोरांग पर अत्याचार करती रही। आखिरकार सौतेली माँ को उसके अपराधों की सजा मिली और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया। उसके सारे षड्यंत्र उजागर हो चुके हैं और अब वो किसी भी तरह बच नहीं सकती। हयानीस को देश से निर्वासित कर दिया गया। उसे एक दूर दराज के इलाके में दासी बनकर जीवन बिताने की सजा दी गई, जहां ना तो वैभव है ना ही पहचान। जोशिन की जनता के सामने पूरे सम्मान के साथ सोरांग को नई रानी संगिनी घोषित कर दिया गया। वो यही स्थान है जिसे पाने के लिए उसने अनगिनत पीड़ाएं झेली थी। राजा ने खुशी से सोरांग को गले लगा लिया और उसी क्षण 7 वर्षों से चला आ रहा विवाह प्रतिबंध आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। पूरे राज्य में उल्लास की लहर दौड़ गई। लोग खुशियों से झूम उठे। चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। उस पल से सोरांग और राजा की नई जिंदगी शुरू हुई, एक ऐसी जिंदगी जो प्रेम, विश्वास और सुकून से भरी थी। कुछ समय बाद रानी दाजागर ने घोषणा की कि शाही विवाह से पहले राजा और सोरांग को एक दूसरे से नहीं मिलना है। भावी रानी होने के नाते सोरांग को राज दरबार की मर्यादा और शिष्टाचार सीखनी आवश्यक है। राजा इस निर्णय से स्पष्ट रूप से बेचैन है। वो सोरांग से दूर नहीं रहना चाहते। रानी दाजागर ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो स्वयं अपनी भावी बहू का ख्याल रखेगी और उसे सही मार्ग दिखाएंगी। ये कहते हुए वो सोरांग को अपने साथ ले गई और राजा पीछे खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक मासूम सी उदासी है। रानी दाजागर ने सोरांग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से ही राजा अपने पुराने दुख और आघात से बाहर निकल पाया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अब सोरांग वही व्यक्ति है जिसे उनका पोता सबसे अधिक चाहता है और अब वो भी सोरांग को अपनी बेटी की तरह स्नेह देगी। अगले दिन सोरांग का दरबारी प्रशिक्षण शुरू हो गया। महल की शिक्षिका हमेशा की तरह कठोर है। सीखते समय भी उसी पूर्णता की उपेक्षा की जाती है। आखिरकार वो शुभ दिन आ गया, सोरांग का शाही विवाह। उस दिन उसके दादा और ह्योंग भी उससे मिलने आए। सोरांग भावुक होकर बोली, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि वो जोशियन की रानी बन सकी। उसके दादा ने मुस्कुराकर कहा, यह उसके सारे कष्टों और संघर्षों का फल है। अब रानी संगिनी बनने के बाद उसका कर्तव्य है कि वो राजा के साथ मिलकर जनता की सेवा करे। और फिर सोरांग ने सबसे भारी मुकुट धारण किया। उस मुकुट के साथ वो पूरे राष्ट्र की सबसे सम्मानित स्त्री बन गई। 1 वर्ष बीत गए। सोरांग अब पूरी तरह महल के जीवन में ढल चुकी है। राजा जब भी उसे देखता, उसकी आंखों में केवल प्रेम और प्रसन्नता झलकती। दोनों सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद पाए एक आदर्श दंपति बन चुके हैं। वे अब अपने परिवार के भविष्य की योजनाएं भी बनाने लगे। जहां तक शिनान की बात है, उसे भी अपना सुखद अंत मिल गया। दयालु शिनवान उसके भाग्य में लिखी थी। पहली नजर में ही शिनान उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और शिनवान को भी उसकी सादगी और रूप आकर्षक लगा। आखिरकार शिनान को भी अपना प्रेम मिल गया। समय के साथ उन्होंने अपना परिवार बसाया और उनके बच्चे आंगनों में हंसते खेलते नजर आने लगे। राजा द्वारा विवाह प्रतिबंध हटाए जाने के बाद जोशिन की जनता का जीवन पहले से कहीं अधिक सुखी हो गया। सोरांग और राजा अब नियमित रूप से गांव देहात की यात्रा करने लगे। लोगों की जिंदगी को समझने के लिए वे बिना किसी संकोच के जनता के सामने अपने प्रेम को व्यक्त करते और इसी तरह प्रेम, न्याय और सच्चाई की ये कहानी एक सुंदर अंत तक पहुंचती है। दोस्तों, ये कहानियाँ हम बहुत मेहनत से आपके लिए लेकर आते हैं, तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी पक्के से सब्सक्राइब करें ताकि हमें नए नए कहानियाँ लाने का उत्साह मिल सके। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।